ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज, वी वर डिस्कस। अच्छा, इसमें मैंने कुछ सीक्वेंसिंग चेंज किया है, कल रात को मुझे लगा एक आज करेक्शन करने की जरूरत है, तो इस शीट में मैंने कुछ सीक्वेंसिंग चेंज किया है। एंटिटी मैंने आपको पहले नहीं बढ़ाया था, ये बाद में, लेकिन एंटिटी ये वर्ड मैंने सेकंड नंबर पे ले आया हूं मैं इसको, तो इसको समझते हैं एंटिटी क्या होता है। अकाउंट्स में जब हम एंटिटी बोलते हैं ना, तो हमारा अकाउंट्स में एंटिटी से मतलब होता है किसी भी पार्टी से। जैसे कि मैं आपको एंटिटी का मतलब समझाऊं कि एंटिटी डज नॉट मीन कि हम एंटिटी क्यों कहते हैं, पहले सवाल तो उठता है। अकाउंट्स में जिनसे हम डीलिंग करते हैं उसको हम एंटिटी वर्ड कहते हैं, वी डोंट कॉल देम पर्सन, क्योंकि वो कुछ कोई भी हो सकता है। जैसे ए ने बी को गुड्स बेचे, तो बी क्या है, बी पर्सन है ना। ए ने बी एंड कंपनी को गुड्स बेचे, तो बी एंड कंपनी क्या है, एक फर्म है, एक बिजनेस है। ए ने गवर्नमेंट को गुड्स बेचे, तो गवर्नमेंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एक। तो अकाउंट्स में होता क्या है कि इन सब के लिए कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं और हम इन सबको कह देते हैं एंटिटी, जिससे कि वो एंटिटी पर्सन भी हो सकता है, वो एंटिटी कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई भी बिजनेस हो सकता है ना। मैंने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक एंटिटी हो जाएगी। तो एंटिटी इज एनीथिंग जिससे हमारी डीलिंग होती है। तो अकाउंट्स में हम एंटिटी से डील करते हैं। एक ओनर है, ओनर बिजनेस में कैपिटल लगा रहा है, तो बिजनेस ओनर को भी एक एंटिटी बोलेगा, एंटिटी है वो भी, ओनर भी एक एंटिटी है। हमारा जो सप्लायर है जिससे हमने माल खरीदा है, वो बिजनेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, वो भी एंटिटी है ना। इलेक्ट्रिक कंपनी है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है, वो भी एंटिटी है। तो एंटिटी इज वेरी ब्रॉड टर्म which means any party, any person, any institution, anything जिनसे हम डील करते हैं, that is called entity. That is so nice. अभी आप लोग को अटेंड कर रहे हैं क्लास को, that's so good. ठीक है, अब मैं वापस आ रहा हूँ जिस चीज को मैं डिस्कस कर रहा था। तो एंटिटी किसी भी चीज को कहा जा सकता है, तो यू शुड नीड टू नो दैट व्हाट एंटिटी इज। एंटिटी मींस एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी पर्सन, एनीथिंग जो लोगों से हमने डिस्कस किया है। तो एंटिटी कोई नेचुरल पर्सन हो सकता है, अब्दुल, जसमीत, मोहन, गौरी एटसेट्रा, कोई भी हो सकता है। बिजनेस फर्म हो सकता है, बैंक हो सकता है। तो हम जिससे भी हम डील करते हैं वो हमारी एंटिटी होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। तो एंटिटी इज अ कॉमन टर्म। ठीक है, दूसरा एक टर्म मैंने यहाँ पे ऐड किया, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब बिजनेस का ओनर। ये ओनर क्या है, ओनर क्या करता है, ओनर का काम क्या है। ओनर का मेन पर्पस क्या है कि बिजनेस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करना। बिजनेस के अंदर वो ओनर पैसा देता है। ओनर जो भी पैसा बिजनेस को देता है उसको अपन कैपिटल कहते हैं। बिजनेस को बहुत जगह से पैसा आता है, लेकिन ओनर जो पैसा देता है अपन उसको कैपिटल कहते हैं। और ओनर कैपिटल देता क्यों है बिजनेस को, बिकॉज ओनर प्रॉफिट चाहता है। ओनर का इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट का। तो ओनर का इंटरेस्ट जो है बिजनेस से प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, ओनर का जो इंटरेस्ट है, वो प्रॉफिट कमाने का है। तो इसके लिए ओनर जो है बिजनेस को कैपिटल देता है। ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है, तो ओनर गिव्स कैपिटल टू द बिजनेस विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट्स। उसका इंटेंशन से प्रॉफिट का है, इसलिए वो देता है। और इसके लिए वो रिस्क लेता है, बिजनेस स्टार्ट करता है ना। और वो अपने को बिजनेस को, और बिजनेस को जब हम देखते हैं तो बिजनेस को ओनर से एसोसिएट किया जाता है। ठीक है ना। इन द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में तो ये होता है, ओनर और बिजनेस एक ही होता है। हम ओनर की वजह से बिजनेस में जाते हैं, ओनर बहुत अच्छा है उस दुकान का। हम कोई दुकान हमें अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है भाई, उस दुकान का जो मालिक है बहुत ईमानदार आदमी है, उसकी डीलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए हम जाते हैं। और वो ओनर भी अपनी पहचान उस दुकान से बताता है। तो रियल में ऐसा होता है। तो ओनर प्रॉफिट लेता है, तो ओनर से पहचान होती है उस बिजनेस की। ठीक है, फिर एक टर्म दूसरा मैंने यूज किया, अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको इसको समझाने के लिए मैं कैसे बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप हैं, आपको पेरेंट्स ने नर्सरी के अंदर आपको किसी एक स्कूल के अंदर एडमिट कराया। ठीक है, दे हैव गिवन यू एडमिशन इन द नर्सरी क्लास। उनको मालूम है कि बच्ची जो है मेरी 12th तक पढ़ेगी, यहाँ तक 12th तक पढ़ेगी, नर्सरी में एडमिशन कराया।
अब ऐसा तो होता नहीं कि नर्सरी में एडमिशन कराया, पेरेंट डायरेक्ट 12th में देखेंगे कि बच्चे का बोर्ड का एग्जाम बचाना, क्या मार्क्स आया उसको 12th के मार्क्स देखने, ऐसा नहीं होता। बिजनेस पेरेंट्स क्या चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं हर साल आपका परफॉर्मेंस देखेंगे, नॉट ओनली हर साल, साल के बीच में जो हाफ ईयरली एग्जाम्स हो गए ना उसका भी देखेंगे, एनुअल एग्जाम्स का तो देखेंगे, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट का भी ध्यान रखना चाहते हैं। तो दे वांट टू हैव दिस। वो क्यों करते हैं? जिससे कि आपकी प्रोग्रेस को जान सके, आपकी ग्रोथ को वो एसेस कर सके कि आप ग्रो कर रहे हो कि नहीं, आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपकी इंप्रूवमेंट के बारे में भी वो जानना चाहते हैं। तो दैट इज हाउ वो आपकी प्रोग्रेस, आप वो 12 तक नहीं वेट करते, दे सी इन बिटवीन आल्सो। बिजनेस में भी क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस हम मानते हैं इनडेफिनेट पीरियड के लिए, बिजनेस इनडेफिनेट पीरियड के लिए हमेशा चलता रहेगा। तो क्या जब तक चलता रहेगा तो हम कैसे जानेंगे बिजनेस कैसे कर रहा है? तो हम क्या करते हैं, बिजनेस की लाइफ को डिवाइड कर देते हैं। तो लाइफ कितने में डिवाइड करते हैं? अकाउंटिंग ईयर में, इसको कहते हैं अकाउंटिंग ईयर, एक साल में। ये अकाउंटिंग ईयर कितने महीने का होता है? ये 12 मंथ्स का होता है। तो बिजनेस की लाइफ को हम 12-12 महीने की 12-12 मंथ्स के अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। और इससे क्या करते हैं, ये करने के बाद हम क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस निकालते हैं हर साल की। हम बिजनेस की हर साल की इस साल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया वो हम निकालते हैं, और उस परफॉर्मेंस को हम फर्स्ट ईयर को सेकेंड ईयर को कंपेयर करते हैं। फिर हम तो हर साल की परफॉर्मेंस को हम एक दूसरे से कंपेयर करते चलते हैं। ये हमारा क्या होता है, इट हेल्प्स अस इन कंपैरिजन। एक बात, फिर हमको ये भी मालूम पड़ता है कि बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिजनेस की ग्रोथ हो रही कि नहीं, बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इस ढंग से हम क्या करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए जरूरी है कि हम उसकी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम मेजर करते जाएं। we measure the performance of the business from time to time। तो टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उसकी लाइफ को हम डिवाइड कर देते हैं, एंड दैट डिवीजन इज फॉर 1 कैलेंडर ईयर। एक साल के लिए हम, कैलेंडर ईयर नहीं बोलना चाहिए, कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर, हम 1 ईयर में 1 ईयर में डिवाइड कर देते हैं। और ये पूरी दुनिया में ईयर जो 12 महीने का होता है, हमारे इंडिया में नॉर्मली हम अप्रैल से मार्च लेते हैं, अमेरिका में जनवरी से दिसंबर लेते हैं। ठीक है, तो वो जैसा भी इसको सूट करे उसके हिसाब से हम इसको अकाउंटिंग ईयर में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज दैट। तो ये एक हमारा हो जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे दे दूं, तो ये हमारा ठीक है, ये है। तो दिस इज देयर, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेट देयर प्रॉफिट्स फॉर एवरी अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर का प्रॉफिट हम निकालते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट, हम इस हिसाब से चीजों को निकालते हैं। फिर अकाउंट, मैंने आपको बताया था कि बिजनेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम सबका अकाउंट खोलते हैं। अकाउंट जो है समरी होता है, उस जगह पे हम सारा उसका डिटेल रखते हैं, उसका प्लस माइनस करते हैं। अकाउंट जो है हम उसकी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं। और मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज, जो पहले होगा वो पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा बाद में लिखेंगे। तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि जैसे हम कैश का रखते हैं तो हम एक कैश अकाउंट खोलेंगे, तो कैश आएगा तो प्लस करते जाएंगे, कैश जाए, अब मैंने आपको बता दिया माइनस करते जाएंगे। तो हमें जब जब कैश आएगा जाएगा तो एक ही जगह लिखेंगे। इसी ढंग से हम एक बैंक का अकाउंट अलग से खोलेंगे, तो जब भी बैंक में पैसा आएगा तो हम वो एक जगह लिखेंगे। ठीक है, जाएगा तो एक जगह लिखेंगे। तो वी रिकॉर्ड एट वन प्लेस। ठीक है, तो ये भी हम चीजें करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम अकाउंट्स में करते जाते हैं। ठीक है, सो ये अकाउंट का हो गया, ये आप पढ़ लेंगे। कैपिटल मैंने बताया था, ड्राइंग आपको मैंने बताई है, ये एक्सरसाइज मुझे भेजनी है आपको। लायबिलिटी, और कोई डाउट आ रहा है, कोई पूछे। लायबिलिटीज के बारे में मैंने बताया था कि लायबिलिटीज मुझे बतानी है आपको, बता दिया था सर, बता दिया था। लायबिलिटीज क्यों आती है? आप किसी से उधार में सामान खरीदते हैं इसलिए लायबिलिटी आती है।
आप किसी से लोन लेते हैं तो आपकी लायबिलिटी आती है, तो दैट इज हाउ लायबिलिटीज होती है। ठीक है, लायबिलिटी दो सेंस में यूज होती है, नैरो सेंस एंड ब्रॉड सेंस। एसेट्स के बारे में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। यस सर। एसेट्स लिक्विड, करंट एंड नॉन करंट होती है। जैसे जैसे हम करेंगे ना क्वेश्चंस, तो ये और आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी आपको इतने सारे टर्म्स बता दे रहे हैं, दिमाग में लगेगा यार टर्म्स ही टर्म्स बताए जा रहे हैं, है ना, तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो अब हो जाएगा। गुड्स के बारे में मैंने आपको बताया था, व्हाट अबाउट गुड्स? यस। गुड्स भी, गुड्स जिस पे हम डील करते हैं, परचेज, सेल्स है। अब मुझे आपको ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल रिसीवेबल बताना है। इज दैट ओके? वो भी कल सर करा था। अच्छा, ये समझ में आ गया था आपको? हाँ, वो थोड़ा सॉल्व थोड़ा कर। थोड़ा थोड़ा आ गया था। हम्म। ठीक है, तो देखिए मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल्स आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्या होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स। जैसे कि मान लीजिए मेरा एक कोई बिजनेस है किसी चीज का, मैं एक शुगर इंडस्ट्री चलाता हूँ, चीनी बनाता हूँ। मैंने 10,000 रुपए की चीनी मैंने एक बिजनेसमैन को, एक डीलर को बेची है, जो शॉपकीपर है, जो चीनी बेचता है, उसको बेची है ना, 10,000 रुपए। लेकिन ये मैंने क्रेडिट पे दिया ना, अभी कैश आया नहीं है, क्रेडिट पे दिया, उधार पे दिया। 10,000 का सेल किया मैंने। अब क्या होगा, ये जिसको मैंने बेचा, अब ये मान लीजिए मैं हूं, मैं और ये शॉपकीपर जो है जिसको मैंने बेचा है, ये कोई दुकान है, एक कोई ग्रोसरी स्टोर है, किराने की दुकान है। ये ग्रोसरी स्टोर मेरे लिए, मुझे इसको पैसा लेना है, तो इस ग्रोसरी स्टोर को मैं डेटर बोलूंगा, डेटर बोलूंगा। ये मेरा डेटर है, बी साइलेंट होता है डेटर में, बी साइलेंट होता है, मैं इसको बोलूंगा डेटर है, मुझे उससे पैसा लेना है। अब वो मुझे पैसा देना है उसको, तो वो एक कागज पे मुझे लिख कर दे देता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू, राइटिंग में दे देता है कि मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। तो मैं उसको डेटर की बजाय मैं उसको बोलूंगा, अब मेरे पास ये पेपर आ गया, लिखा हुआ कागज आ गया, मेरे पास वो कागज आ गया जिसपे उसने लिख के दे रखा है। अब मैं इस कागज को दिखा के उससे पेमेंट लूंगा, तो मैं उसको बोलूंगा, वो डेटर की जगह अब मैं उसको बिल रिसीवेबल बोलूंगा। अब वो डेटर नहीं कहलाएगा, बिल रिसीव कहलाएगा। ये बिल है, ये बिल है जिसमें उसने लिख के दिया, इसको दिखा के मुझे उससे पैसा रिसीव होगा, मुझे मिलेगा, तो मैं उसको बिल रिसीवेबल बोल दूंगा। अब वो पहले डेटर था, अब वो बिल रिसीवेबल हो गया। और बिजनेस में ऐसे कुछ लोग होंगे जो मेरे डेटर होंगे, कुछ लोग होंगे जो मेरे बिल रिसीवेबल होंगे, और इन दोनों को जोड़कर एक कॉमन टर्म है जिसको मैं बोलता हूं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है ऐसे लोग जिनसे मुझे ट्रेडिंग, जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड पैसा लेना है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल कहलाते हैं। तो इसके अंदर डेटर प्लस बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, दोनों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो है ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा। तो मुझे इनसे ट्रेडिंग के कारण मुझे इनसे रिसीव करना है, ट्रेडिंग मतलब जो मेरा सामान है, खरीदने बेचने का जो काम, उसके कारण पैसा लेना। इन लोगों से मुझे पैसा लेना उधार का, और इन लोगों ने मुझे लिख कर दिया उसके अगेंस्ट। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर किसी से मुझे पैसा लेना है, वो मुझे लिख कर दे देता है, तो मैं उसको डेटर में इंक्लूड करने के बजाय यहाँ इंक्लूड कर, वो दोनों जगह नहीं आ सकता, वो या तो डेटर कहलाएगा या बिल रिसीव कहलाएगा, दोनों जगह नहीं आ सकता। तो अगर वह लिख के दे रहा है तो मैं उसको बिल रिसीवेबल बोलूंगा, अगर उसने लिख कर नहीं दिया है, सिर्फ उससे लेना है पैसा, तो मैं उसको डेटर बोलूंगा। बस इतना फर्क है। ये दोनों लोग कौन है, जिनसे मैंने कुछ बिजनेस किया है जिस चीज का, और उस बिजनेस के लिए मुझे इनसे पैसा लेना है। ये वो लोग नहीं है जिनको मैंने लोन दिया है, ये लोन का देना मेरा बिजनेस का काम नहीं है, मैंने लोन नहीं दिया इनको,
ये वो लोग नहीं है जिनको मैंने कुछ मतलब लोन ही समझ लीजिए आप, लोन वोन दिया। ये वो लोग हैं जिनको मैंने गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे। या अगर मेरा कोई सर्विस इंडस्ट्री, मेरा काम सर्विस देने का है, गुड्स को भी सर्विसेज में कई बार इंक्लूड कर लेते हैं अपन अकाउंट्स में, लेकिन सर्विस, मान लीजिए मेरा कोई होटल है, अब होटल में मैं गुड्स तो नहीं बेचता हूँ, तो लेकिन मैंने होटल की सर्विसेज दी है, उसका पैसा नहीं है, तो मैं उनको डेटर या बिल रिसीवर। मेरी कोई एयरलाइंस कंपनी बिजनेस है, एयरलाइंस का बिजनेस है, और उस एयरलाइन बिजनेस ने को मेरा एक क्लाइंट है, मान लीजिए कोई मेरी कंपनी है ना, गोदरेज कंपनी है, गोदरेज कंपनी के ऑफिसर्स मेरी फ्लाइट से अक्सर आते जाते हैं, तो उनसे मुझे पेमेंट लेना बाकी है, तो उन लोगों को जो पेमेंट लेना है, तो गोदरेज मेरे एयरलाइन के लिए मैं उसको डेटर बोल दूंगा। लेकिन अगर गोदरेज कंपनी मेरे को कागज पे लिख के दे देगी, तो मैं उसको डेटर की बजाय बिल रिसीवेबल बोलूंगा। तो बिल रिसीवेबल और उसमें डिफरेंस ये है कि व्हेन यू गेट समथिंग इन राइटिंग फ्रॉम देम, आपको उनसे लिखा हुआ कुछ मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे यही चीज आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज हाउ थिंग्स आर। Trade receivables are the amounts which business owes from others. बिजनेस को दूसरों से लेना है। क्यों लेना है? बिजनेस ने उनको गुड्स या सर्विसेज बेची है। जैसे अमाउंट बिजनेस हैज टू कलेक्ट एज पेमेंट फॉर गुड्स बेचे हमने, एंड अमाउंट अ होटल हैज टू कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर फॉर सर्विसेज, उसको सर्विस इसलिए लेना है। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स दो होते हैं, डेटर्स या फिर बिल रिसीवेबल। अगर वो उनसे पैसा लेना है ना, तो मैं उनको डेटर या फिर अकाउंट रिसीवेबल बोल सकता हूँ, उनसे लेना है मेरे को पैसा। लेकिन हाँ, अगर वो मेरे को लिख कर दे देते हैं कागज पे कि यस दे हैव टू पे मी, वो मुझे लिख कर दे देते हैं कि दे हैव टू पे मी, तो ऐसे लोगों को जो मुझे लिख कर दे रहे हैं कागज पे या एक्सेप्ट किया है कि हाँ राइटिंग में एक्सेप्ट किया, तो मैं उनको बिल रिसीवेबल बोलूंगा। वो कागज जो है वो उसको बिल रिसीवेबल बोलूंगा। तो ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल एक ब्रॉड टर्म है ना, बिल रिसीवेबल एक ब्रॉड टर्म है which includes trade receivables, है ना, ब्रॉड। तो बिल रिसीवेबल एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स मींस डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, इन दोनों को जब मैं प्लस करता हूं, then that becomes the trade receivables. Trade receivables means इन दोनों को जब ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्लूड अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स ओनली ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटीज के कारण जो पैसा लेना है वो। इसके अंदर अगर मैंने किसी को लोन दिया है तो लोन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया हमारा। इसी ढंग से जो है हम आगे देखेंगे कि ट्रेड पेबल होता है। हमने किसी से उधार में खरीदा होगा सामान, तो हमने किसी से खरीदा, देन दिस इज द टोटल, जो टोटल पैसा मुझे देना है किसी को सामान खरीदने के बदले, वो ट्रेड पेबल है। अब मैंने किसी से सामान जिससे खरीदा, वो मेरा जो है वो क्रेडिटर कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा जिस पार्टी को मुझे पैसा देना है। क्रेडिटर को मैं अकाउंट्स पेबल भी बोलता हूँ। लेकिन जिसको मुझे पैसा देना है, जब मैं उसको लिख कर दे दूंगा कि यस आई प्रॉमिस टू पे यू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, तो मैं उसको क्रेडिटर में इंक्लूड नहीं करूंगा, मैं उसको बिल्स पेबल में इंक्लूड करूंगा। पेबल मुझे पे करना है, ठीक है, मैं उसके अंदर इसको इंक्लूड करूंगा, मैं उसमें नहीं इंक्लूड करूंगा। तो ट्रेड पेबल्स मींस दोज पीपल हुम आई हैव टू पे, जिनको मुझे पे करना है। और ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स भी आते हैं, बिल्स पेबल भी आते हैं। तीनों में रिलेशन क्या है? ये ट्रेड पेबल टर्म जो है ये ब्रॉड टर्म है, ये ब्रॉड टर्म है जो इंक्लूड करता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को, ठीक है। ये दिखाता है जो पैसा बिजनेस ओ करता है, किसी को पे करना होता है, ठीक है। एंड देन ट्रेड पेबल्स मतलब दूसरी चीज, यहाँ पे भी वही अमाउंट आएगा जो बिजनेस एक्टिविटीज के कारण पे करना है। इसके अंदर हमने किसी से लोन लिया है तो लोन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो ट्रेड पेबल्स मींस क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चंस किसी के दिमाग में? आपको कोई क्वेश्चन हो किसी को? नो क्वेश्चंस?
Okay, debtors are the persons or parties who bought goods from the business on credit. जिन्होंने हमसे उधार में गुड्स खरीदे हैं वो हमारे डेटर है, और हमने जिनसे खरीदे वो क्रेडिटर है। हमें इनसे पेमेंट मिलना है, इनको हमें पेमेंट करना है। बिजनेस इनसे पैसा ओ करता है, इनसे लेना है बिजनेस को, इनको बिजनेस पैसा ओ करता है, इनको देना है। और डेटर्स को हम एसेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एसेट्स हमको इसके बदले में कैश मिलेगा। और क्रेडिटर को हम लायबिलिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये इसके बदले में हमें कैश देना है, ये हमारी ऑब्लिगेशन है, हमको उनको पैसा देना है। तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी कहलाते हैं और डेटर्स हमारे एसेट्स कहलाते हैं। मान लीजिए ये ऐसी कुछ बात है कि मान लीजिए कोई पर्सन है, हमने किसी को उधार में माल बेचा है, तो हम उसकी रोज खबर लेंगे, बेटा तू कैसा है, तबीयत ठीक है ना, कोरोना वोरोना की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमें उसको पैसा लेना है ना, तो हमें उसकी चिंता रहेगी। वो हमारी एसेट है। जैसे हम अपनी लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी को संभाल के रखते हैं ना, जब आप किसी को उधार में पैसा देते हो ना, तो उसको भी संभाल के रखना पड़ता है। जब तक पैसा नहीं आ जाए ना, उसकी रोज खबर लेनी पड़ती है, भैया कैसे है तू। वो हमारी एसेट है, वो हमें पैसा मिलना है उससे, तो दैट इज आवर एसेट। तो ये क्वेश्चंस आप करेंगे एक्सरसाइज 2 जो मैंने दिया इसमें मैंने 24 क्वेश्चंस डाले ऑब्जेक्टिव्स। फिर दूसरे टर्म है हमारी रिसीट्स। रिसीट्स का मतलब है जो कुछ हमें मिल रहा है वो हमारी रिसीट्स है। रिसीट्स मींस व्हाटएवर वी रिसीव। अब जो हमें मिल रहा है वो किस किस कारण से मिलेगा? हमने किसी को गुड्स एंड सर्विसेज बेचे होंगे, उस कारण से मिलेगा। हमने किसी को मशीनरी बेची होगी, फर्नीचर बेचा होगा, लैंड बेची होगी, बिल्डिंग बेची होगी, तो मिलेगा। हमने किसी से लोन लिया तो हमें मिलेगा, या हमने पहले किसी को उधार में बेचा वो हमें पेमेंट करेगा तो मिलेगा। तो नॉर्मली किसी बिजनेस को जो पेमेंट किसी से मिलता है, कुछ रिसीट्स होती हैं, वो इन कारणों से होती है। ये रिसीट्स के रीजंस होते हैं। तो रिसीट्स फॉर बिजनेस जो होती है वो दैट इज हाउ इट इमर्जेस फ्रॉम दीज रीजंस। तो बिजनेस को कोई कस्टमर्स हैं उनसे मिल रहा है पैसा, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, जो जो इसमें कमी लग रही है वो मैं लिखते जा रहा हूँ। तो बिजनेस को रिसीट्स किससे मिलेगी? कस्टमर से मिलेगी। हम किसी से लोन लेंगे तो भी हमारी रिसीट है। कस्टमर हमें पेमेंट कर रहा है वो भी रिसीट है। किसी ने हमसे पहले उधार में खरीदा है, वो पुराना पेमेंट कर रहा है, वो भी रिसीट्स है। तो रिसीट्स बिजनेस को कई जगह से हो सकती है। तो रिसीट्स मींस व्हाटएवर यू आर रिसीविंग फॉर डिफरेंट रीजंस। ठीक है, ये मैंने दिया, इसको आप पढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब रिसीट्स दो तरह की होती है। रिसीट्स होती है हमारी कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। व्हाट इज द कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल रिसीट वो होती है जो या तो एसेट बेच के आती है या फिर लोन लेकर आती है। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है? सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, सेल ऑफ रेवेन्यू रिसीट गुड्स एंड सर्विसेज। हमने कोई गुड्स या सर्विसेज बेची, उससे हमें जो पेमेंट आ रहा है वो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स है। तो जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है वो रेगुलर होती है, वो रेगुलर ट्रांजैक्शन, वो होगा, बार बार आएगा। ऐसा थोड़ी कि एक ही बार हम सामान बेचेंगे, बार बार बेचेंगे, बार बार आएगा। कैपिटल रिसीट जो है रेगुलर नहीं होती। लोन हम बार बार नहीं लेंगे, हम बिजनेस के एसेट बार बार नहीं बेचते। बिजनेस में हमने एसेट रखा क्यों है? यूज करने के लिए रखा है ना, बेचने के लिए थोड़ी रखा है। तो बिजनेस के एसेट्स हम बार बार नहीं बेचते, लेकिन बिजनेस के गुड्स एंड सर्विसेज तो हम बार बार बेचते हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स मैंने यहाँ समझाया है वो क्या चीज होती है। दे आर बिकॉज ऑफ बोरोइंग फंड्स या एसेट बेच के आती है। और रेवेन्यू रिसीट्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज बेच के आती है। ये रेगुलर एक्टिविटी है, और ये रेवेन्यू रिसीट्स हमको प्रॉफिट हेल्प करने कमाने में हेल्प करती है। ठीक है, रेगुलर एक्टिविटीज। इन दोनों का डिफरेंस है, ये तो सेम है जो ऊपर मैंने दिया हुआ है। ये थ्योरी समझाई है, इसको आप पढ़ेंगे कार्टून। ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको करनी है, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा जब आप एक्सरसाइजेज कर लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपेंडिचर की। रिसीट्स का उल्टा होता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब आउटफ्लो, जो जा रहा है बिजनेस से, वो क्यों जा रहा है? हमको मिल रहा है तो रिसीट, हम दे रहे हैं तो एक्सपेंडिचर। हम क्यों देते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, हम कोई मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदते हैं, वो सब खरीदते हैं। या हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने से भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का हमने पेमेंट किया, टेलीफोन बिल का पेमेंट किया, सैलरी दी स्टाफ को, इससे भी हमारा आउटफ्लो होता है। तो ये आउटफ्लो है जो बिजनेस के लिए बिजनेस के बाहर जा रहा है।
ठीक है, हमारे पैसे जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या क्या चीज हो सकती है, एम्प्लॉयज को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ स्टॉक खरीदा है अपना, ठीक है, सप्लायर्स को हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर्स, हमने किसी से काम कराया, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, हमने कोई मशीनरी खरीदी, तो इन सब चीजों से हमें बिजनेस को होता है, खरीदने से होता है। ठीक है, तो ये हमारा आउटफ्लो होता है बिजनेस का। अब आउटफ्लो दो तरह से हो सकता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। इस डिफरेंस को समझिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हमारी हम कोई एसेट खरीदते हैं या हमारी एसेट की क्वालिटी इंप्रूव होती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लीजिए मैंने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी जो खरीदी है उसके लिए जो पेमेंट किया वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। मैंने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी, एम्प्लॉय को सैलरी मैंने दी, तो ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे हमारा कोई कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, कोई एसेट नहीं खरीद रही है, हम अपनी एसेट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। जब मैं कार खरीद रहा हूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कार में पेट्रोल डला रहा हूं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, यही चीज, सेम चीज समझाइए। एक चीज आपको मेंटेन करा रही है और एक चीज आपकी इंक्रीज करा रही है। तो मैम ये हमने रिकवर डाला है, इससे तो नहीं ज्यादा ही दे रहा है। ठीक है, ये भी आपको डिफरेंशिएट करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अच्छा, रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं, जो हमारे बिजनेस में रेगुलर होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज बेच के, वो जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उनको हम कभी कभी सिर्फ रेवेन्यू भी कहते हैं। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो रोजमर्रा बिजनेस को चलाने में खर्च होते हैं, उनको कभी कभी हम एक्सपेंस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कार खरीदी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार के लिए जो मैंने पेट्रोल डलाया या कार में रिपेयरिंग कराई, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कब मैं उसको सिर्फ एक्सपेंस भी कह सकता हूँ, मैं सिर्फ उसको एक्सपेंस भी कह सकता हूँ। अब मैं रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंस घटा दूं, रेवेन्यू और एक्सपेंस, रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा दूं तो वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटा देंगे तो प्रॉफिट। तो देखा जाए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो बिजनेस का प्रॉफिट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब गेन्स क्या होता है? गेन्स, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन्स, इनमें क्या रिलेशनशिप है? देखिए क्या होता है कि अगर मेरा बिजनेस कपड़े बेचने का है और मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बेच के कुछ फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो शेयर्स बेच के जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो मेरा गेन कहलाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। कपड़े बेच के जो पैसा मिला वो मेरे को प्रॉफिट हुआ, वो तो प्रॉफिट है, लेकिन मैंने शेयर्स बेच के जो किया वो गेन है। मैंने लैंड बेच के जो किया वो गेन है। मेरा बिजनेस लैंड बेचने का नहीं, मेरा बिजनेस शेयर्स बेचने का नहीं। दैट इज हाउ इट इज। तो प्रॉफिट जो होता है वो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी का हिस्सा है। गेन्स रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वो इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन है। बिजनेस के मेन ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ऐसे ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस में आपने कर लिए, हो गए। मतलब बिजनेस आपने ये गेन कमाने के लिए बिजनेस नहीं किया, आपने बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए किया। गेन हो गया, ठीक है, आपके पास कुछ मशीनरी पड़ी थी, आपने बेच दी, गेन हो गया, बट देन दैट इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस। मेन पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस इज द प्रॉफिट। लॉसेस, कुछ फायदा नहीं, कुछ डूब गया पैसा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों फिर से बताया, प्रॉफिट, गेन और इनकम। अगर मैं प्रॉफिट, गेन और इनकम को दोनों को, प्रॉफिट और गेन को दोनों को जोड़ दूंगा, आई कॉल इट एज इनकम। इनकम मीन्स जो बिजनेस करके आ रहा है और जो नॉन बिजनेस करके आ रहा है, वो दोनों ढंग से जो मुझे मिल रहा है, दैट इज माई इनकम। वो हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। वो मेरी इनकम मीन्स गेन और प्रॉफिट मिलाकर, दैट इज माई इनकम।
difference between revenue, expense and loss. This I would wish you study that first. ये एक्सरसाइज आपको करनी है. हाँ, अब ये छोटे मोटे टर्म्स है जो आपको मालूम होने चाहिए. इंसॉल्वेंट माने जैसे कहते हैं ना हिंदी में, जिसको कहते हैं दिवालिया हो गया. दिवालिया मतलब उसने पैसा डूब गया, उसका खर्च हो गया, उसको नुकसान हो गया. अब दिवालिया ऐसे पर्सन को बोला जाता है इंसॉल्वेंट जिसको लायबिलिटी देना ज्यादा है और जिसके पास है कम. जिसके पास है नहीं, पैसा नहीं है लेकिन उसको देना, तो वो कहेगा भाई मेरे पास नहीं. जिसको हिंदी में कहते हैं ना, उसने हाथ ऊंचे कर लिए. हाथ ऊंचे कर लिए तो उसने कह दिया भैया मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं तो डूब गया, सब कुछ नुकसान हो गया. तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट. तो जब कोई बैंकरप्ट होता है तो उसको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि वो बैंकरप्ट हो गया. ऐसा नहीं होता कि कोई भी दूसरे का लोन ले ले और कह दे मेरा तो डूब गया, मैं तो नहीं दे सकता. ऐसा नहीं होता. आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आप बैंकरप्ट हो गए, क्या हुआ, आपको कैसे लॉस लग गया. फिर कोर्ट आपको किसी को डिक्लेयर करता है कि वो बैंकरप्ट हो गया. तो जिसको कहते हैं ना उसने दिवालिया पीट लिया, मतलब वो बता दिया मैं दिवालिया हो गया या हाथ ऊंचे कर दिए. और ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो दिवालिया हो जाते हैं और जो अपना पैसा नहीं दे पाते, जो पैसा अपने को मिलना है नहीं मिलता, उसको अपन बोलते हैं बैड डेट्स. अब मैं इसका आपको रिलेशन बताता हूँ. यहाँ पे एक रिलेशन बताता हूँ. तो आपको जैसे हमारे कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, हमारे कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं. हमारे कुछ ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, 10,000 रुपए लेने किसी से. अब वो बंदा कहता है कि मैं तो भाई बैंकरप्ट हो गया, मैं नहीं दे पाऊंगा. तो जो पैसा उसको लेना है वो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो मेरा, वो बैड डेट्स हो जाएगा. ये आपको मालूम. ट्रेड रिसीवेबल्स को बैड डेट्स अलग से नहीं आता. जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वही बैड डेट्स बन जाते हैं. कब बन जाते हैं? जब वो इररिकवरेबल हो जाते हैं. इररिकवरेबल माने मिलने की अब कोई चांसेस नहीं है. इररिकवरेबल. इररिकवरेबल, अब मिलेगा नहीं पैसा, तो उसको हम बैड डेट्स बोलते थे. तो बैड डेट्स आर बेसिकली जो हमारे डेटर्स हैं वो बैड डेट्स हो जाते हैं. और वो तब होते हैं जब हमारा जो पैसा उनसे लेना है वो हम नहीं ले पाएंगे, हमें नहीं मिलेंगे वो पैसे. क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सामने वाला बैंकरप्ट हो गया. वो कह रहा है भाई मेरे पास है ही नहीं, मेरे को नुकसान लग गया, मेरे पास पैसे सारे खत्म हो गए, है ना, मुझे ऐसा हो गया. तो दैट इज व्हाट बैंकरप्ट इज. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैड डेट्स होते हैं, बैड डेट्स आर पार्ट ऑफ डेटर्स. जो इररिकवरेबल है, नहीं मिलेंगे, तो उनको हम बैड डेट्स कहते हैं. अब हमें कोई उम्मीद नहीं है कि हम उनसे पैसा मिलेगा. दिस ऐसा कब होता है? जब डेटर की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कोलैप्स हो जाए, खराब हो जाए एकदम से, या उसकी डेथ हो जाए, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए और अपने को मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तब जाके हम उसको बैड डेट्स कहते हैं. अब ये 2-3 टर्म्स और हैं हमारे जो आपको देखने. एक होता है कंज्यूमेबल स्टोर्स. घरों में जो हमारे घर के अंदर, किचन के अंदर शुगर रखी है, जो सॉल्ट रखा है, जो पल्सेस रखे हैं, जो हम बनाएंगे जो आटा रखा है, ये सब कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये यूज हो जाएगा. ऐसा बिजनेस में भी कंज्यूमेबल स्टोर होता है. जैसे एक स्कूल है, स्कूल के अंदर चौक डस्टर जो है वो कंज्यूमेबल स्टोर है, वो यूज होता जाएगा. एक फैक्ट्री के अंदर ऑयल होता है, मशीन के अंदर ऑयल लगती है ना, साफ करने के लिए कॉटन या कपड़ा रखता है, धूल वूल पोंछने के लिए. फिनाइल हो सकती है घर के अंदर जो साफ सफाई के लिए यूज सकती है. झाड़ू हो सकती है, ब्रूम हो सकती है ना. एसिड हो सकता है, क्लीनिंग के लिए यूज होता हो. ये ऐसी सारी चीजें कंज्यूमर स्टोर्स कहलाती है. आप कभी अपने किसी स्कूलों में एक स्टोर होता है, स्टोर के अंदर वो सामान रखा रहता है. किसी टीचर को या बच्चों को कभी जरूरत होती है तो स्टोर से मंगवा लेते हैं. तो चौक वॉक रखी रहती है, डस्टर रखे रहते हैं, आप देखेंगे झाड़ू, साफ सफाई का सामान, वो यूज होता रहेगा. तो कंज्यूमेबल स्टोर मतलब ऐसा स्टोर जो कंज्यूम हो जाएगा. क्यों? कहाँ कंज्यूम हो जाएगा?
हमको अपनी सर्विसेज देने में या प्रोडक्शन करने में। एक गारमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, गारमेंट फैक्ट्री के अंदर जो है, जो थ्रेड है, बटन लगते हैं, वो ढेर सारे रखे हैं, वो कंज्यूमर स्टोर्स है, वो धीरे धीरे यूज होते जाएंगे, है ना। जैसे जैसे होगा, फैक्ट्री चलेगी, वो गारमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, वो यूज होते जाएंगे। तो कंज्यूमर स्टोर्स गेट यूज्ड अप इन द प्रोसेस, वो यूज हो जाते हैं चीजों को, है ना। दे गेट यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। अब एयरलाइन एजेंसी है, उसके अंदर कंज्यूमर स्टोर्स क्या हो जाएंगे, उनका जो पेट्रोल वो डालते हैं। फोटोकॉपी की दुकान है, फोटोकॉपी की दुकान में जो पेपर रखा है, जो टोनर रखा है, इंक जिससे प्रिंटिंग करते हैं, वो कंज्यूमर स्टोर्स है, दोस बिकम्स कंज्यूमर स्टोर्स, ठीक है। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो ये यूज होते जाते हैं बिजनेस के अंदर। मॉप है ना, वो पोछा ओछा लगाने के लिए जो यूज आता है, डिटर्जेंट है, पेपर है, पेंसिल है, ये सब कंज्यूमर स्टोर्स है, ये सब यूज है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हम दो पर्पस से देते हैं कार्ड्स, ठीक है। डिस्काउंट दो पर्पस से दिया जाता है। डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे, ठीक है, वो तो ज्यादा खरीदना चाहे, तो हम इसलिए डिस्काउंट देते हैं। दूसरा डिस्काउंट हम इसलिए दे सकते हैं कि सामने वाले को मोटिवेशन रहे कि मैं पैसा जल्दी दे सकता हूँ, आई विल पे यू अर्ली। किसी से मुझे जल्दी पेमेंट लेना है, तो उसके लिए मैं उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ। मैंने कहा 2 महीने बाद दे रहा है पैसा, मैं कहता हूँ कि ठीक है, आई विल गिव यू डिस्काउंट, यू पे मी अर्ली, तो दैट इज आल्सो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैन बी लाइक दैट। तो डिस्काउंट जो है हमारा ऐसा होता है कि या तो हम ज्यादा बेचने के लिए डिस्काउंट देते हैं, और या फिर हम जल्दी पैसा पाने के लिए डिस्काउंट देते हैं, है ना। जिसको लोग, तो डिस्काउंट दो तरह का हो सकता है कि डिस्काउंट हम ट्रेड डिस्काउंट कहलाते हैं, जो ज्यादा बेचने के लिए दिया जाता है, और जो जल्दी पेमेंट करे उसके लिए देते हैं, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। इसके ऊपर आगे हम पूरा बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट के बारे में, इसको आपको और सीखेंगे। बट अभी आप ये मान के चलिए कि जो आप छूट दे रहे हैं सामने वाले को, है ना, जो कंसेशन दे रहे हैं, वो डिस्काउंट है। और उसके पीछे रीजन ये है कि आप सामने वाले से पेमेंट जल्दी लेना चाहते हो या ज्यादा बेचना चाहते हो, दैट इज हाउ यू गिव द डिस्काउंट। फिर वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स का मतलब होता है जो हमको बिल, इनवॉइस, जैसे हम किसी से सामान खरीदते हैं, एक सेकेंड, बात कर रहे थे आपस में कि तेल जो क्वांटिटी में 30,000 के मुकाबले लग रहा है काफी कम निकल रहा है। तेल की क्वांटिटी में कम निकल रही है। मैम अभी हो गया है, अभी एक खत्म हो गया, मैं बंद कर दूं। जैसे कि हम जब किसी से सामान खरीदते हैं तो हमें बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, ये ऐसा कुछ इनवॉइस मिलता है अपने को, ये ऐसा वो हमें बिल देता है कि आपने खरीदा, ये हमारे लिए वाउचर है। जैसे हमने किसी से खरीदा, इसका प्रूफ क्या है कि हमने खरीदा, तो हम सामने वाले को दिखाएंगे कि देखिए ये हमने खरीदा। हम पेट्रोल भराते हैं तो एक सामने वाले से रसीद ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं भाई? हम बिजनेस में लिखेंगे कि हमने पेट्रोल भराया, तो उसका प्रूफ क्या है कि पेट्रोल भराया। तो ये इनवॉइसेस, ये सब बिल, ये सब कहलाते हैं। जैसे ये कैश मेमो है हमारा, ये कैश मेमो, ये सब खाली है, बना हुआ कैश मेमो। हमने किसी से कैश में कोई सामान खरीदा, ये सब क्या है? ये इनवॉइसेस है। दीज आर प्रूफ्स कि वी हैव पेड, हमने खरीदा सामान। तो ये सब हमारे वाउचर्स कहलाते हैं, वी कॉल देम एज वाउचर्स। ये इस बात का प्रूफ है कि हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, ये हमने खरीदा है सामने वाले से सामान, ठीक है, दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट गुड्स वी हैव परचेज। तो बिजनेस के अंदर इन वाउचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बिजनेस के अंदर इस टाइप के वाउचर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये कितने कब का है? 10/2/1941 का ये बिल है। पूना की कंपनी है, फोटोग्राफर, उसने कितने का पेड एंड रिसीव, 10 रुपए 6 पैसे का होगा ये, है ना। कब का है? 1941 का, 1941 का, ठीक है।
So these are all called collectively as vouchers and we need them for our business purpose. हमें अपने business में transactions लिखने के लिए इनकी proof की जरूरत होती है, ठीक है। फिर लाइव स्टॉक माने गाय, घोड़े, भैंस। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, पोल्ट्री बिजनेस है, पोल्ट्री बिजनेस के अंदर तो वो लाइव स्टॉक रखते हैं, है ना, वो जो हैंड रखते हैं वो लाइव स्टॉक हो जाएगा। एक एनिमल हस्बेंड्री है, जो डेयरी का काम करते हैं या जानवर पालते हैं, उनके लिए वो लाइव स्टॉक, जिंदा स्टॉक, है ना, लाइव माने जो जीवित है। तो जो जानवर होते हैं बिजनेस में लोग रखते हैं, उनको हम लाइव स्टॉक कहते हैं। टर्नओवर माने पूरे साल भर में जो सेल्स हुई है पूरे साल की, उसको हम टर्नओवर कहते हैं, दैट इज टर्नओवर। फिर एक होता है इन्वेस्टमेंट माने जो पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं लगाया है। क्यों लगाया? रेवेन्यू के लिए लगाया, हमको वहां से इनकम मिलने वाली है, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हम ये इन्वेस्टमेंट किसी चीज पे कर सकते हैं, हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, हम लैंड खरीद सकते हैं, हम बिल्डिंग खरीद सकते हैं, हम दुकानें खरीद सकते हैं कि किराया मिलेगा, हम फ्लैट खरीद सकते हैं किराए के लिए, हम सोना चांदी खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम बैंकों में जमा कर सकते हैं इंटरेस्ट के लिए। तो इन्वेस्टमेंट के भी अलग अलग रूप होते हैं। इन्वेस्टमेंट इज नॉट वन, इन्वेस्टमेंट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, है ना। बट बेसिक इन्वेस्टमेंट का रीजन क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्शन करने की वजह से उस चीज की वैल्यू में कमी आ जाती है। किस चीज की? एसेट की, उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं। जैसे एक मशीन है, मशीन की एक लाइफ होगी, मशीन की लाइफ होगी 10 साल, 5 साल, 20 साल, जो भी है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक मशीन है 1 लाख रुपए की, उसकी 10 साल की लाइफ है। तो जब 1 साल हो जाएगा, 1 लाख की मशीन है, उसकी 10 साल लाइफ है, तो हर साल 10,000 रुपए उस मशीन की कीमत कम होती जाएगी। 1 साल यूज कर लेंगे तो 1 लाख की मशीन अब 90,000 की होगी, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। हमारी 1 लाख की मशीन 1 साल यूज हो गई, 10,000 कीमत गिर गई, अब वो 90,000 की हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन। फिर 10,000 की और यूज हो गई, फिर वो 80,000 की हो गई, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द एसेट, और जैसे जैसे हम एसेट यूज करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी डेप्रिसिएशन और लगता जाता है, और धीरे धीरे डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो एसेट पूरी तरह से उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो हर एसेट डेप्रिशिएट होती है, ठीक है ना। वो हर बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होती है हम सबको डेप्रिशिएट करते हैं। फिर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं नेट वर्थ। नेट वर्थ माने बिजनेस की असली वैल्यू, बिजनेस की असली वैल्यू। एक बिजनेस है जिसके पास जो टोटल एसेट्स है, नेटवर्थ, ठीक है। तो बिजनेस के पास जो असली वैल्यू है बिजनेस की, उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। तो बिजनेस के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए की एसेट है और बिजनेस को 50,000 रुपए किसी को देने, तो बिजनेस की नेटवर्थ 50,000 बचेगी। बिजनेस के पास 1 लाख के एसेट, उसको 40,000 किसी को देने हैं, बिजनेस को देने हैं, तो बिजनेस की नेटवर्थ 60,000 कहलाएगी। तो जो बिजनेस के पास है और जो बिजनेस को पे करना है वो हम घटा दें, तो जो बचता है उसको हम नेटवर्थ कहते हैं। ये नेटवर्थ मींस जो बिजनेस की, बेसिकली नेटवर्थ देखा जाए तो जो ओनर ने पैसा लगाया हुआ है, तो बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं उसमें से बाहर वालों को पेमेंट कर दिया जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम नेटवर्थ कहेंगे। किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। मैं आपको ये शीट भेजूंगा और आई विल सेंड यू विदाउट आंसर्स। मैंने वैसे तो इसमें शीट में आंसर डाले हुए हैं, क्योंकि ये शीट मैंने एक क्लाइंट के लिए बनाई है, ठीक है। आई हैव मेड इट फॉर देम, और मैंने अपने लिए बनानी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है